नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप डेमो टेस्ट पेपर या बाकी अन्यत्र जानकारी आप ले सकते हैं। टेस्ट पेपर एक नवीन पैटर्न पर आधारित है जो बहुत ज़्यादा नवीन है। पूर्व में हुई परीक्षाओं को ध्यान में रखकर टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है पूर्ण रूप से। इसी के साथ देखिए, जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो क्लास को पहले लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, हमने कोई प्रश्न किया है आपसे, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और इसी के साथ आप क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि जिन तक जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक हमारी क्लास पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है कि वो अपनी तैयारी को समय रहते बेहतर कर पाएँ और आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट अपनी सुनिश्चित कर पाएँ। और इसी के साथ जो भी टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उसके बाद यदि आपको कोई समस्या आती है तो क्लास के अंत में हम एक नंबर और बता देंगे आपको। और जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, उसका जो शुल्क है वो मात्र 750 रुपये है। 50 टेस्ट पेपर हम उसमें आपको दे रहे हैं। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ में। और विशेषता ये है हमारे प्रश्न पत्र की या हमारे टेस्ट पेपर की कि यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न का हमसे उत्तर मांग सकते हैं कि ऐसा क्यों है, हम आपको समझा देते हैं। जो आपका व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप है टेस्ट पेपर का, उसमें हम आपको ऐड कर देते हैं जब आप एडमिशन ले लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, समय रहते अपना एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज, क्योंकि इस समय हम आधुनिक काव्य में, आधुनिक काल में अगर बात करें तो काव्य में हम लोग चल रहे थे, अभी गद्य में नहीं पहुंचे हैं। हाँ, 1-2 बच्चे की कमेंट थी, मैम गद्य कब से शुरू होगा। तो देखिए, सने सने आप हमारे साथ में चलते रहिए। जैसे कि आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रारंभ किया, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, इस सब से निकलने के बाद में हम लोग अब नई कविता के रूप में चल रहे हैं। और नई कविता के आसपास जब हम हैं तो एक और कमेंट था, याद आया मुझे किसी बच्चे का एक दिन कि जो ये तार सप्तक हैं, जो तार सप्तक के कवि हैं, उनकी कविताएं दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में या चौथे सप्तक में भी संकलित हैं। तो देखिए, हमने शुरू में ही बताया है, यदि आप हमारी बातों को शुरू में जो भूमिका वाली या काव्य प्रवृत्तियों वाली जो क्लास होती है, जैसा कि हम कहें आपसे कि अभी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जब हमने पढ़ाया था तो उसमें विशेषताएं हम लेके आते हैं। और विशेषताएं इतनी लेके आते हैं कि उसके बाद साहित्य आपका बचता नहीं है। और काव्य प्रवृत्तियों की जब बात आती है कि उनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में भी प्रकाशित हुई हैं या तीसरे सप्तक में प्रकाशित हुई हैं, ठीक है, तो हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखिए, कोई रचनाकार विशेष किसी एक समय या 5 या 7 साल ही लिख के अपना साहित्य नहीं रोक देता है। शुरू में जब लिखना शुरू करता है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है तो वैसे वैसे वो, अब चूंकि तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के समय पे पहुंच गए हैं, तो उस समय की जो सप्तक की जो कविताएं थी, जो पत्रिकाएं थी, तो वो उस समय में भी संकलित हो रही थी उन प्रवृत्तियों के साथ में, ठीक है। तो अन्यत्र कवियों की अन्यत्र तार सप्तक में भी, जैसे कि तार सप्तक की कविताएं दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में, तो इस तरह की कविताएं जो है वो प्रकाशित हुई हैं। तो अभी जितना परीक्षा उपयोगी भरपूर था इतना हमने आपको दिया है, ठीक है। तो जितना परीक्षा उपयोगी है उतना ही मैटर आपको दिया जा रहा है। जो गुण तथ्य हैं वो आपको बहुत कम दिए जा रहे हैं। हाँ, जहाँ लगता है कि इस रचनाकार से गुण तथ्य उठ सकते हैं, वहाँ आपको लेके आते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी काव्य प्रवृत्ति विशेष या किसी रचनाकार की जो विशेष प्रवृत्तियाँ होती हैं वो एक ही समय में शुरू होकर एक ही समय में ख़त्म नहीं हो जाती हैं, वो आगे तक बढ़ती हैं। हाँ, उनका रूप बदल जाता है। जैसे अब जब बात चली रही है तो बता दें कि यदि आप बात करेंगे छायावाद में, तो छायावाद में जो छायावाद के शुरू के कवि थे, आपने देखा होगा महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ कविताएं लिखी थी। हालांकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा होता है तो आप देखिए, आप कितने भी बड़े स्कूल में भेज दीजिए, आप कितने भी इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल मतलब किसी में भी भेज दीजिए, लेकिन आपको जब अपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी होगी, मैथ सिखाना होगा या हिंदी सिखानी होगी, तो आपको पहले शुरुआत वर्णमाला से करनी पड़ेगी। सीधे सीधे आपका बच्चा वो नहीं पकड़ पाएगा। तो वही यहाँ पे था, क्षेत्र विशेष का तो अभाव नहीं था, क्योंकि महादेवी फर्रुखाबाद से थी, जयशंकर प्रसाद बनारस से थे, लेकिन उसके बाद जो काव्य लिखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं ब्रज भाषा में भी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद ये लोग खड़ी बोली में आ गए थे, तो इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा। उसके बाद में ब्रज भाषा में लिखा तो थोड़ी रसिकता थी इनके काव्य में। जब आप देखेंगे खड़ी बोली में छायावाद युग में जब इन्होंने लिखा, छायावाद की जो काव्य प्रवृत्तियां थी उनको आधार बना के जब इन्होंने लिखा, तो इनके काव्य में रहस्यात्मकता है। आप बात करेंगे कामायनी की, तो कामायनी में तो एक सर्ग ही रहस्य है। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो उनके काव्य में तो रहस्य की भरमार है। और आप आ जाइए सुमित्रानंदन पंत पे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे, तो छायावादी जो कविताएं हैं इनकी, वो एक नवीन नव कोपल जैसी हैं। उसके बाद में जब आप देखेंगे प्रगति प्रयोग नव मानवतावादी में जब चली जाएंगी किसी भी रचनाकार की कविताएं, तो वो उसी परिवेश परिपाटी में हो जाती है। जैसा कि आप देखेंगे निराला जी की, तो निराला जी की जब आप बात की कविताएं देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत की ताज की कविताएं देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क्सवाद उसमें चित्रित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काव्य प्रवृत्ति विशेष एक समय में शुरू होकर एक समय में खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। और वहीं पे जो एक रचनाकार होता है उसकी भी जो विशेष प्रवृत्ति होती है, तो वो जैसे जैसे परिवेश के अनुसार बढ़ता है वैसे वैसे उसका काव्य भी मांग करता है कवि से, और कवि फिर शब्दों का समय का कायल है, वो उन्हीं के अनुसार लिखता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप सबको जो भी आपके मन में डाउट रहे होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक पे, रामदरस मिश्र जी पे। रामदरस मिश्र जी की बात करें तो जन्म 15 अगस्त 1924 को ठुमरी गांव गोरखपुर यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। काव्य संग्रह में यदि बात करें हम इनके, तो पथ के गीत 1951 का है, बेरंग बेनाम चिट्ठियां 1962 का है, पक गई है धूप ये भी इनका काव्य संग्रह है, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, आग की हंसी महत्वपूर्ण है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2015 में, बारिश में भीगते हुए बच्चे, आम के पत्ते 2021 का व्यास सम्मान इस रचना को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए तो पथ के गीत थोड़ा सा पढ़े रहिए, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ आपको रटना है, पक गई है धूप पढ़े रहिए, कंधे पर सूरज भी आप पढ़े रहिएगा, क्योंकि सूरज करके बहुत सारी रचनाएं हैं, और इस तरह से कंधे पर सूरज या इस तरह से मुडेर पर सूरज, इस तरह से दलित रचनाओं में भी बहुत ज़्यादा रचनाएं, जब आगे दलित काव्य पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, दिन एक नदी बन गया पढ़े रहिएगा, शब्द सेतु इसको भी पढ़ना है, आगे एक हंसी बन गई, भीगते हुए बारिश में भीगते हुए बच्चे, और आम के पत्ते ये तो आपको भूलनी नहीं है किसी भी हाल पर, क्योंकि दोनों रचनाएं पुरस्कृत हैं। बात कर लेते हैं कहानी संग्रह में, खाली घर 1968 का महत्वपूर्ण है, एक वह 1974 का है, दिनचर्या ये भी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, सर्पदंश आप पढ़िएगा 1982 का महत्वपूर्ण है, आज का दिन भी 1982 का है, अपने लिए थोड़ा सा पढ़े रहिएगा 1992 का है, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे, जब लोग बिछड़ जाते हैं या सीमा पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि फिर कब आओगे, तो वही फिर कब आएंगे 1998 का है, विदूषक है ये, विदूषक की बात करें तो 2000 का है, और स्वप्नभंग
ये अंतिम वाले दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, अपने लिए विदूषक, एक कहानी लगातार और स्वप्न भंग 2013 का महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2000 और 2013 का महत्वपूर्ण है। उपन्यास में बात करें तो पानी के प्राचीर, उपन्यास में आप इनके छोड़ेंगे नहीं कोई भी उपन्यास। पानी के प्राचीर 1961। भूमिकाएं जो हैं, जो वर्ण्य विषय हैं, वो जब उपन्यास पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का सफर 1970, सूखता हुआ तालाब महत्वपूर्ण है, अपने लोग 1976 का, रात का सफर बहुत महत्वपूर्ण है 1976 का, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान, मकान बिना दरवाजे का मकान, इस तरह से बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, तो आपको एक जगह संकलित कर लेना चाहिए। बिना दरवाजे का मकान 1984 का है। दूसरा घर 1986 का, थकी हुई सुबह 1993 का, 20 बरस हो गए 1996 की है। परिवार नवीन रचना में है इनकी, परिवार उपन्यास है। एक बचपन यह भी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। एक बचपन यह भी रामदरस मिश्र जी का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। एक था कलाकार, एक था कलाकार, ये इनका है। आप जो भी इन पे ट्रिक बना सकते हैं वो आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं रामदरस मिश्र जी के विषय में अन्य तथ्य। चलिए, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लेने के बाद जो भी उचित लगे वो कमेंट आप हमें कर दिया कीजिए, थोड़ा सा उत्साह वर्धन हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं संस्मरण। संस्मरण में बात करें तो स्मृतियों के छंद, स्मृतियों के छंद की बात करें तो 1995 है। दूसरे नंबर पर बात करें अपने अपने रास्ते 2001, अपने अपने रास्ते 2001, एक दुनिया अपनी 2008, एक दुनिया अपनी, सभी की अपनी दुनिया होती है, एक दुनिया अपनी 2008। लेकिन जब हम इन्हीं के 2008, मार्कर क्यों मना कर रहा है आज, ठीक है, 2008 कच्चे रास्तों का सफ़र, कच्चे रास्तों का सफ़र, ये भी इनका संस्मरण है, ठीक है। आत्मकथा में बात कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई आत्मकथा लिखी जा रही है, कोई तथ्य या कोई विधा छूट जाती है तो जब रचना विशेष या विधा विशेष में हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सहचर है समय, सहचर है समय की यदि बात करें तो 1991। दूसरा है फुर्सत के दिन, फुर्सत के दिन, और ये है 2000 ईस्वी का, ठीक है। इसी के साथ में यदि बात करें तो आलोचना में जो इनकी प्रमुख है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आलोचना के विषय में जब आलोचना पढ़ेंगे तब देखेंगे। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। दूसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास, ठीक है। बात करें ललित निबंध, ललित निबंध में यदि बात करें तो पहला है कितने बजे हैं, कितने बजे हैं देख लीजिएगा आप अपने घड़ी पे, कितने बजे हैं। दूसरा है बबूल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस। तीसरे नंबर पे यदि बात करें
घर परिवेश, परिवार भी था उपन्यास और घर परिवेश इनका निबंध है। नया चौराहा, नया चौराहा। पुरस्कार या सम्मान में यदि बात करें तो 2015 में साहित्य अकादमी, कमेंट कीजिएगा किस विधा पर, किस रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप खुद से बताइएगा। 2021 की बात करें तो व्यास सम्मान, सर्च करके बताइएगा कि किस विधा पर और किस रचना पर मिला है इनको। ठीक है। भारत भारती, 2005 का भारत भारती भी इनको मिला है, भारत भारती पुरस्कार। स्क्रीनशॉट लीजिए, चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। चलिए, रामदरस मिश्र जी की बात कर रहे थे, रामदरस मिश्र जी के संस्मरण में बात कर लेते हैं। स्मृतियों के छंद 1995 का, अपने अपने रास्ते 2001, एक दुनिया अपनी 2008, कच्चे रास्तों का सफ़र। आत्मकथा की बात करें, दोनों महत्वपूर्ण है। सहचर है समय 1991 का, फुर्सत के दिन 2000। आलोचना में हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये आलोचना लिखाई है, हिंदी आलोचना का इतिहास। ठीक है। ललित निबंध में कितने बजे हैं, दूसरा है बबूल और कैक्टस, तीसरा है घर परिवेश, चौथा है नया चौराहा। 4 निबंध है ललित निबंध में, आप इनको थोड़ा पढ़े रहिएगा। पुरस्कार में बात करें तो 3 पुरस्कार बहुत ज़्यादा मिले हैं, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी हैं वो 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको बताना है किस रचना पर और किस विधा की वो रचना है जिस पर मिला है। 2021 का व्यास सम्मान इनको मिला है, किस रचना पर है, किस विधा की रचना है। तीसरा है 2005 में इनको भारत भारती पुरस्कार मिला था, और भारत भारती पुरस्कार रचना विशेष पे नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो ये थे रामदरस मिश्र, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोटे छोटे से कवियों को सिर्फ काव्य की प्रवृत्तियाँ उनकी। चलिए, बात कर लेते हैं आगे आपके रामविलास शर्मा। आलोचना में अलग देखेंगे हम इनको, रामविलास शर्मा जी को आलोचना के क्षेत्र में अलग से देखा जाएगा। समय की यदि बात करें तो समय है, इनका जन्म है 1912 में उन्नाव, और उन्नाव आपका उत्तर प्रदेश। और निधन की यदि बात करें इनके तो निधन हुआ है 2000 ईस्वी में। हमने बताया था कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो निधन हो रहा है वो किस वर्ष, क्योंकि कई कवियों का निधन एक वर्ष में हुआ है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। रचनाओं में यदि बात करें, काव्य संग्रह में यदि बात करें तो पहला है रूप तरंग 1956, रूप तरंग 1956। दूसरे की बात करें तो इस अकाल वेला में, इस अकाल वेला में 1988। तीसरा है इनका बुद्ध वैराग्य। फोर्थ नंबर पे बात करें तो सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए जाग उठे। लेकिन विशेषता इनकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो है आपका इनकी आलोचना ज़्यादा प्रसिद्ध है, या आलोचक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि आप देखेंगे नामवर सिंह है। ठीक है। तो काव्य से भी देखिए कभी प्रश्न बन सकता है, नकार नहीं सकते, तो इसीलिए आपको याद रखनी है। प्रारंभिक कविताएं की यदि बात करें तो ये 1997 का है। ठीक है। इसी के आगे नोट कर लेते हैं एक और, विजय देव नारायण शाही, ये भी आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं। इनके भी समय की बात करें तो 1924 से 1982 है। काव्य संग्रह में बात कर लेते हैं,
काव्य संग्रह में। पहला है अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी की यदि बात करें तो 1960 का है। दूसरे में बात करें जमीन पक रही है 1980। जमीन पक रही है 1980, वो इस पे हमारी सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखो 1983, यहाँ से देखो तो 1983, ठीक है। अकाल में सारस, अकाल में सारस की यदि बात करें तो 1988 का है। अकाल में सारस की बात करें उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 की है, ठीक है। छठे नंबर पे यदि बात कर ले तो बाघ, और बाघ जो है इनकी ये लंबी कविता है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से लंबी कविता नहीं है, तो ये 1996 की है, ठीक है। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो तालस्ताय और साइकिल, तालस्ताय और साइकिल, साइकिल 2005। आठवें नंबर पे यदि बात करें तो सृष्टि का पहरा, सृष्टि का पहरा, और सृष्टि का पहरे की बात यदि करें तो ये है आपकी 2014, महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो मतदान केंद्र पर झपकी, मतदान केंद्र पर झपकी थोड़ा सा गलत नहीं लिखा है आपकी दृष्टि से, 2018। क्षमा कीजिएगा, ये विजयदेव नारायण शाही नहीं, केदारनाथ सिंह को हम लिखे हैं। केदारनाथ सिंह, ठीक है। 1934 से 2018 लिखते चले गए, देखा ही नहीं कि किसको लिखे हैं, ठीक है। इसी के साथ में अब जब इन्हीं को लिख लिए हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं। इनको पुरस्कार मिला है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए, अकाल में सारस रचना के लिए इनको 1989 का 1989 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और इसी के साथ में यदि बात करें तो 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक विशेषता ये है कि ये 10वें लेखक थे, 10वें हिंदी लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब समय आप निर्धारित कीजिएगा कि इनको कब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि लिखने वाले थे केदारनाथ सिंह को और विजयदेव नारायण शाही लिखे गए, ठीक है। रामविलास शर्मा की यदि बात करें तो जन्म है 1912 में, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। निधन 2000 में हुआ है। कभी कभी आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि एक ही समय विशेष में या एक ही साल में कितने रचनाकारों का निधन हुआ है, क्योंकि जन्म विशेष से प्रश्न बन चुका है। एक्सपर्ट कभी भी उल्टे गंगा बहा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काव्य संग्रह की बात करें तो रूप तरंग है 1956 का। इस अकाल वेला में 1988 का। बुद्ध वैराग्य थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सदियों के सोए जाग उठे, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक कविताएं 1997, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। रूप तरंग थोड़ा और महत्वपूर्ण है, इस अकाल वेला में भी आप पढ़े रहिएगा। केदारनाथ सिंह की बात कर ले तो 1934 से 2018 इनका समय ठहरता है। काव्य संग्रह की बात करें तो अभी बिल्कुल अभी महत्वपूर्ण है 1960 का। जमीन पक रही है कोई नहीं छोड़ पाएंगे आप 1980 का। यहाँ से देखो 1983 का। अकाल में सारस
1988 का उत्तर कबीर और अन्य कविताएं आपकी 1995 का है। बाघ कई बार प्रश्न बन चुका है, इसको आप भूलेंगे नहीं, लंबी कविता है, 1996 की। तोलस्ताय और साइकिल आप देखेंगे तो 2005 की है। सृष्टि का पहरा 2014 का है, इसीलिए आपको याद रखनी है। नवीन रचनाओं में प्रश्न बन सकता है। मतदान केंद्र पर झपकी 2018। हालांकि मतदान केंद्र पर झपकी ले नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि पुलिस का पहरा और बाकी प्रशासन इतना सख्त रहता है, क्योंकि बाकी कभी रहे बोर्ड परीक्षाओं में ना रहे, बाकी किसी और परीक्षा में ना रहे, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी ना रहे, लेकिन मतदान केंद्र पर जितना पुलिस प्रशासन मतलब एकदम से सक्रिय रहता है, ऊर्जावान रहता है, उतना और कहीं पर नहीं रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मतदान केंद्र पे झपकी तो कोई ले ही नहीं सकता। देखिएगा, अभी बिल्कुल अभी ज़मीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी देखा है कि ज़मीन पक रही है। आपने जो देखा था वही आप यहाँ से देखो, ज़मीन पक रही है, जिसके साथ में अकाल थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अकाल में सारस भी है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, अकाल में सारस और वहीं पर बाघ भी है, इसको आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। तोलस्ताय और साइकिल, तोलस्ताय को देखो कि वो साइकिल चला कर आ रहा है, किस लिए? क्योंकि उसको सृष्टि का पहरा देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतदान होना है, मतदान जहाँ होता है वहाँ पर पहरा दिया जाता है। पुरस्कार की बात करें तो अकाल में सारस रचना पर 1989 का साहित्य अकादमी इनको दिया गया है। और यहाँ पे आप बताइएगा 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, आपके केदारनाथ सिंह को। इसी के साथ में आप बताइएगा, ये भी बता दिया कि ये 10वें लेखक हैं, ये बताइएगा कि किस वर्ष इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आप इतना पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप खोजेंगे ही, चाहे गूगल बाबा पे जाके खोजिए, चाहे आप पुस्तकों में खोजिए, ठीक है। तब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक राइटर को और देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा सा तेजी से देखेंगे, बात कर लेते हैं यहाँ पे विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही के समय की बात करें तो 1924 से 1982 इनका समय है। काव्य संग्रह की यदि बात करें तो काव्य संग्रह में है इनका साखी 1983। दूसरे नंबर पे बात करें तो मछली घर 1966, मछली घर 1966। तीसरे नंबर पे बात करें संवाद तुम से 1990, संवाद तुम से 1990। और फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो आवाज़ हमारी जाएगी, आवाज़ हमारी जाएगी कहाँ? जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं थोड़ा सा अशोक वाजपेयी। देखिए, मैं राइटर यहाँ पे कोई भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, क्षेत्र विशेष इधर उधर हो सकता है, आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, और बस बहुत ज़्यादा होगा भी नहीं। जन्म की बात करें तो 16 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ है, सागर मध्य प्रदेश में। क्योंकि छोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, सब कुछ आपके पेपर में यहाँ से आए, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। बाकी कोई क्या कहता है ये आप भी कमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया कीजिए, मैं भी नहीं देती हूँ। शहर अब भी संभावना है, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना मैं आपको दे रही हूँ। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, 1966 का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो एक पतंग अनंत 1984, एक पतंग अनंत 1984 का है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो अगर इतने से समय की बात करें तो 1986 है। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो तत्पुरुष 1989, तत्पुरुष समास नहीं, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष है 1989। पांचवें नंबर पे यदि बात करें कहीं नहीं वहीं समय की यदि बात करें तो 1991 है। 6 नंबर पे यदि बात कर लें तो बहुरी अकेला की यदि बात करें तो ये भी 1991 का है इनका। और बहुरी अकेला जो है ये संगीतकार जो कुमार गंधर्व हैं
कुमार गंधर्व की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में कविता जो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा देख लेते हैं। विकल्प इनकी कविता है, दिगंबरा ये भी इनकी कविता है, उतना अच्छा आदमी नहीं, उतना अच्छा आदमी नहीं, ये भी इनकी कविता है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं आलोचना में। तो अशोक वाजपेयी जी की जो आलोचना है वो है फिलहाल। कहते हैं ना कि फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो इनकी आलोचना है, 1960 की है। इसी के बाद में बात करें तो संपादन जो इन्होंने किया है, संपादन इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का किया था, जैसे कि पत्रों का पूर्वाग्रह, बहुवचन, समास और पहचान। लग रहा है कि समास से इन्हें बहुत ज़्यादा, जैसे बहुवचन, समास, तत्पुरुष, ठीक है, तो इससे इनका वो था। तो चलिए ये थी आपकी। इसके बाद में हम अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे साठोत्तरी कविता, क्योंकि हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं, सारा कुछ आपको देना है और इतना देना है कि आप निश्चित ही सफल हो। विजयदेव नारायण शाही की बात करें तो समय है 1924 से 1982। काव्य संग्रह में साखी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है। मछली घर साखी 1983 का, मछली घर 1966 का, संवाद तुमसे 1990 का, आवाज़ हमारी जाएगी, आवाज़ हमारी जाएगी, ये भी इनका काव्य संग्रह है। तो ऊपर के जो तीनों हैं वो महत्वपूर्ण हैं, आपको छोड़ना नहीं है, तीन ही हैं, बस याद हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो जन्म हुआ है 16 जनवरी 1949 को सागर मध्य प्रदेश में। काव्य संग्रह में बात करें तो शहर अब भी संभावना है महत्वपूर्ण है 1966 का। एक पतंग अनंत प्रश्न महत्वपूर्ण है 1984 की। अगर इतने से 1986 का, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1991 का। याद रखिएगा बहुरी अकेला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीतकार कुमार गंधर्व सेन की मृत्यु पर ये काव्य संग्रह इन्होंने निकाला था, अशोक वाजपेयी जी ने 1991 का। कविता में बात करें तो विकल्प कविता है, दिगंबरा है, उतना अच्छा आदमी नहीं। ठीक है, तो ये इनकी कविताएं थी, विकल्प, दिगंबरा, उतना अच्छा आदमी भी नहीं। आलोचना में फिलहाल 1960 की है। संपादन इन्होंने किया है पूर्वाग्रह पत्रिका, बहुवचन, समास और पहचान। तो ये थे आपके जो हम सब तक के कवियों को पढ़ रहे थे। अभी कुछ बचे हुए हैं जो शेष आगे पढ़ लेंगे। नई कविता में एक दो अगर आएंगे तो पढ़ेंगे। बाकी एक नई कविता में देखिए, एक चीज़ अभी आपको बता दें यहाँ पे एक तथ्य कि नई कविता मतलब ये जो साठोत्तरी कविता है, साठोत्तरी कविता के बाद जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें गज़ल और नवगीत तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन साठोत्तरी कविता में हम एक साथ कवियों को पढ़ेंगे, किसी एक विशेष कवि को नहीं पढ़ेंगे। तो साठोत्तरी कविता भाग 1 भाग 2 करके आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहाँ आपको मिलता रहता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम से। चलिए, तो जैसा भी है आप को मतलब एक ही साथ में आपको सब दिया जाएगा, छिपाया मतलब कुछ भी बचेगा नहीं शेष आपसे कि आपकी परीक्षा उपयोगी कोई तथ्य आपसे बच रहा है। मेरा भरपूर प्रयास यही है कि आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। इसी के बाद में बात कर ले थोड़ा सा 9568802463 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप टेस्ट पेपर ले सकते हैं। 750 रुपये शुल्क है, 750 रुपये शुल्क आपको यहाँ पे 750 पे करने होंगे और आपके 50 टेस्ट पेपर हैं, 50 टेस्ट पेपर है प्रति टेस्ट और 6250 प्रश्न है। और प्रति टेस्ट पेपर की बात करेंगे तो 15 रुपये आपको प्रति टेस्ट पेपर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी अभी तक की क्लास। अगली क्लास में हम देखेंगे साठोत्तरी कविता, उसकी जो भी विषय वस्तु रहेंगी, उसके साथ में जो साठोत्तरी कविता मतलब 1960 के जो बाद की कविताएं थी उस समय कौन कौन सी कविताएं और उपजी थी, इन सबको एक विषय वस्तु के रूप में एक ही क्लास में देखेंगे। और उसके बाद में जो जितने भी काव्य के रचनाकार बचेंगे अब तक के, उन सबको एक मतलब पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।